आज के इस विशेष और गहन चर्चा में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही मशहूर उपन्यास कर्मभूमि के बारे में। जी, और साथ ही सामाजिक न्याय को लेकर जो उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण था उस पर भी हम गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो है द पाथ ऑफ ड्यूटी, प्रेमचंद्स विजन फॉर सोशल जस्टिस नामक एक बहुत ही बेहतरीन शोध और विश्लेषण। हाँ, और हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे ये कहानी जो उस समय के समाज, धर्म, जाति भेद और आजादी के संघर्ष को दिखाती है वो आज के इस आधुनिक दौर में भी पूरी तरह से प्रासंगिक बनी हुई है। तो चलिए इस विषय की परतों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब अक्सर जब हम विरासत, खानदानी दौलत या एक स्थापित परिवार की बात करते हैं तो मन में एक बहुत ही सुरक्षित और आरामदायक तस्वीर उभरती है ना? हाँ बिल्कुल, एक ऐसी तस्वीर जहाँ सब कुछ बहुत आसान लगता है। सही कहा। ऐसा लगता है कि किसी को बस एक बनी बनाई व्यवस्था की चाबियां मिल गई हैं, एक ऐसा रास्ता जिस पे पहले से ही मखमली कालीन बिछा हुआ है। देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है। समाज का एक बड़ा हिस्सा यही मानकर चलता है कि जो सुख सुविधाएं, जो रुतबा और जो सत्ता विरासत में मिली हैं उसे बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि पीढ़ियों से यही होता है। बिल्कुल, और इसे ही जीवन की सफलता का एक बहुत ही आसान पैमाना मान लिया गया है। लेकिन जरा इस बात पर विचार करें कि क्या हो अगर वो चाबियां, वो असीमित दौलत और वो पारिवारिक रुतबा आजादी और सुरक्षा का प्रतीक न होकर भारी जंजीरों की तरह महसूस होने लगे। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? हाँ। तब वो बनी बनाई राह एक ऐसा पिंजरा बन जाती है जहां इंसान अपनी असली पहचान, अपनी अंतरात्मा की आवाज ही खो बैठता है। और मेरे ख्याल से कर्मभूमि की शुरुआत इसी घुटन को महसूस करने से होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इस कहानी का सबसे मजबूत प्रस्थान बिंदु यही है। मतलब कोई भी बड़ी सामाजिक या राजनीतिक क्रांति अचानक से किसी चौराहे या सड़क पर शुरू नहीं होती। जी, उसके पहली चिंगारी तो घर के आंगन से ही फूटती है। सही कहा। दो अलग अलग पीढ़ियों की सोच के बीच होने वाले तीखे टकराव से। और कर्मभूमि में ये टकराव पिता समरकांत और उनके पुत्र अमरकांत के बीच बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं है, ये दो युगों का युद्ध है। जी, दो अलग अलग विचारधाराओं का युद्ध। हमारे स्रोत सामग्री में इस टकराव को बहुत ही दिलचस्प तरीके से पेश किया गया है। एक तरफ समरकांत है जो पुरानी परंपराओं, धन दौलत और समाज में अपने दबदबे में गहरा विश्वास रखते हैं। हाँ, उनके लिए जीवन का अर्थ संपदा बटोरना है। बिल्कुल, और उस ढांचे को बनाए रखना है जिसने उन्हें ताकत दी है। दूसरी तरफ उनका बेटा अमरकांत है जो मतलब एक बेहद संवेदनशील, विचारशील और न्यायप्रिय युवक है। और उसे अपने पिता के धन और उनके काम करने के तरीकों से सख्त नफरत है। लेकिन यहाँ हमें समरकांत के नजरिए को भी थोड़ा समझना होगा, है ना? जी बिल्कुल। देखिए, उस दौर के सामंती और औपनिवेशिक समाज में धन और रुतबा केवल विलासिता के साधन नहीं थे, वो सुरक्षा और शक्ति के हथियार थे। यानी वो एक तरह का शील्ड था उनके लिए। हाँ, समरकांत उस व्यवस्था का प्रतीक हैं जहां लाभ कमाना, चाहे वो गरीबों का शोषण करके ही क्यों ना आ रहा हो, एक व्यावहारिक बात मानी जाती थी। वो मानते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन अमरकांत उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो इस व्यावहारिकता के पीछे छिपे क्रूर अन्याय को देख पा रही है। एकदम सही। पर यहाँ मुझे एक बात खटकती है। अगर हम आज के नजरिए से देखें तो कई लोग कह सकते हैं कि अमरकांत महज एक विद्रोही, बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा था, जिसे असली दुनिया की कोई समझ नहीं थी। हाँ, जिसने कभी पैसा कमाया नहीं, इसलिए उसे पिता के पैसे से नफरत हो गई। क्या हम अमरकांत की तुलना आज के किसी ऐसे युवा से कर सकते हैं जो पारिवारिक व्यवसाय छोड़कर किसी एनजीओ में काम करना चुनता है? तो इन सब का असल मतलब क्या है? भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। बिल्कुल, गांधी जी के विचार पूरे देश को मथ रहे थे। अमरकांत का अपने पिता की दौलत को ठुकराना दरअसल उस पूरी शोषक अर्थव्यवस्था को ठुकराना है जिस पर वो दौलत खड़ी है। अच्छा, यानी वो जड़ पर प्रहार कर रहा था। जी, वह देखता है कि उसके पिता का खजाना लगान और सूदखोरी के जरिए उन गरीब किसानों और मजदूरों को निचोड़कर भरा जा रहा है जिनके पास खाने को अन्न तक नहीं है। बाप रे। इसीलिए अमरकांत का विरोध वैचारिक है,
व्यक्तिगत नहीं। अब ये बात बहुत गहरी हो जाती है। इसे अगर आज के संदर्भ में समझें तो ये वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े कोयला खदान या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री के मालिक का बेटा उसी कंपनी की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर आए, बहुत ही सटीक उदाहरण है। क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके परिवार की शान और शौकत दरअसल पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि बदलाव की शुरुआत सबसे पहले अपनी खुद की सुविधाओं पर सवाल उठाने से होती है। बिल्कुल। और यही कारण है कि अमरकांत का चरित्र इतना प्रभावशाली बन जाता है। वो केवल बाहर के समाज से नहीं लड़ रहा, वो उस आराम और उस सत्ता को लात मार रहा है जो उसे बिना मांगे मिल रही थी। क्योंकि वो इस बात को समझ चुका है कि जब तक वो शोषक वर्ग की सुविधाओं का मजा लेता रहेगा, तब तक वो शोषित वर्ग के साथ खड़ा नहीं हो सकता। जी, वो दोगलापन नहीं कर सकता। यहाँ से कहानी एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन कठिन मोड़ लेती है। घर और विरासत को ठुकराने के बाद अमरकांत सड़कों पर आ जाता है। हाँ, अब उसे समाज में अपना खुद का रास्ता खोजना है। और यहीं से हम इस रचना के सबसे मुख्य और शायद सबसे क्रांतिकारी संदेश की ओर बढ़ते हैं, जो है कर्म। बिल्कुल, उपन्यास का नाम ही कर्मभूमि है। भारतीय दर्शन में हमेशा से ये कहा गया है कि ये संसार एक कर्मभूमि है जहां आपको अपने हिस्से का काम करना है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद यहाँ कर्म की एक नई ही परिभाषा गढ़ रहे थे, है ना? जी, उन्होंने इसकी एक नई सामाजिक और राजनीतिक परिभाषा घड़ी। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि कहानी का मुख्य सार ये है कि किसी भी इंसान की असली पहचान केवल उसके कर्म यानी उसके काम और उसके आचरण से तय होती है, न कि उसके जन्म, जाति या कुल से। एकदम सही। और इसीलिए अमरकांत महलों से निकलकर अछूतों, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के बीच जाता है। वो उनके साथ काम करता है, उनकी बस्तियों में रहता है। जी, और उनके हकों के लिए लड़ता भी है। ये महज एक दार्शनिक विचार नहीं था, ये उस समय के समाज पर किया गया सबसे सीधा और तीखा प्रहार था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जरा सोचिए, हम 1932 के भारत की बात कर रहे हैं। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से जाति व्यवस्था की कठोर जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हाँ, जहाँ ये तय था कि कौन किस कुएं से पानी पिएगा और कौन मंदिर में प्रवेश कर सकता है। ऐसे माहौल में ये कहना कि असली पहचान सिर्फ कर्म से होती है, ये तो एक तरह से सामाजिक भूचाल लाने जैसा कदम रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा। ये कहना कि एक उच्च जाति में जन्मा व्यक्ति जो गरीबों का शोषण करता है वो नीच है, और एक तथाकथित अछूत जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है वो श्रेष्ठ है। एक ऐसे समाज में जो जाति और धर्म के आधार पर बटा हुआ था, वहाँ ये कहना कितना बड़ा कदम था। ये विचार सत्ता के लिए इतना खतरनाक क्यों था? देखिए, ये सत्ता के लिए इसलिए खतरनाक था क्योंकि ये सीधे तौर पर उन बुनियादों को हिला रहा था जिन पर समाज के शक्तिशाली लोगों का दबदबा कायम था। यानी पूरा सिस्टम ही खतरे में था। जी। सदियों से जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था ने एक ऐसा तंत्र बना दिया था जहां कुछ खास वर्गों को बिना किसी योग्यता के सत्ता, जमीन और सम्मान मिल जाता था, और बाकी बहुसंख्यक आबादी को केवल सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता था। बिल्कुल। इस व्यवस्था में किसी व्यक्ति के वास्तविक गुणों या उसके अच्छे कर्मों का कोई मोल ही नहीं था। प्रेमचंद अमरकांत के चरित्र के माध्यम से ये कह रहे थे कि जन्म से मिला कोई भी अधिकार झूठा है। मतलब ये उस समय के धार्मिक और सामाजिक ठेकेदारों को सीधी चुनौती दे रहे थे। अगर इंसान की पहचान उसके कर्म से होने लगे तो फिर कोई भी सिर्फ अपने जन्म के आधार पर किसी दूसरे का तिरस्कार नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। स्रोत सामग्री में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि कर्म ही सच्चा धर्म है। हाँ, जब अमरकांत अछूतों के बच्चों को पढ़ाता है या उनके साथ मिलकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है तो वो कोई दया नहीं दिखा रहा है, वो एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रख रहा है। सही कहा। वो ये स्थापित कर रहा है कि अन्याय को चुपचाप सहना भी एक अपराध है और उसके खिलाफ आवाज उठाना इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उस दौर में जब ब्रिटिश सरकार और भारतीय सामंतवाद दोनों मिलकर आम इंसान को कुचल रहे थे, प्रेमचंद ने कर्म को एक हथियार बना दिया। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों के चले जाने से नहीं मिलेगी, बल्कि तब मिलेगी जब समाज के भीतर की ये ऊंच नीच खत्म होगी। ये समझ में आता है कि अमरकांत का संघर्ष कितना बहुआयामी था। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक और ऐसा पहलू है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित करता है। आप शायद कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, और शायद वो सबसे ज्यादा जमीनी हकीकत के करीब भी है। जब अमरकांत बाहरी दुनिया में समाज के मोर्चे पर लड़ रहा है तो उसी दौरान उसके अपने घर में एक और बहुत गहरी और शांत क्रांति आकार ले रही है। जी, उसकी पत्नी सुखदा के भीतर। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये हिस्सा सामाजिक बदलाव में
महिलाओं की भूमिका को बहुत ही जटिल और वास्तविक तरीके से सामने लाता है। सुखदा का चरित्र कर्मभूमि के सबसे बेहतरीन और मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे सशक्त निर्माणों में से एक है है ना? अक्सर ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियों में